नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी फरवरी के माह में हुए जो चौथी शिफ्ट में पेपर है उसमें जो भी हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन हैं उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ में जो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उसी के साथ हम लोग अन्य प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे जो उन्हीं पूछे गए प्रश्नों के साथ में जोड़ करके हम लोग पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, या उन्हीं प्रश्नों में ही वो क्वेश्चन दूसरे समाहित हैं, अर्थात विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे यदि विकल्प विचारणीय हैं तो। अब देखो, शुरुआत यहीं से हो गई। जैसे मैंने एक शब्द प्रयोग किया, विचारणीय। विचारणीय एक शब्द है और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो विचार करने के योग्य हो, वही क्या कहलाता है? विचारणीय। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो चीजें कहा। एक तो कहा कि आपको उस बात पर ध्यान देना है जो रेखांकित है। रेखांकित जब आपको हम बताते हैं आपको सीखना है। रेखांकित दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्योंकि दीर्घ संधि कौन से शब्द होते हैं? तो संधि के जितने भी शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, इतना आपको याद रखना है। एक तो रेखांकित शब्द हो और रेखांकित शब्द का भी क्या हो? विलोम हो। विलोम का पर्यायवाची पूछे तो विलोम का पर्यायवाची होता है विपरीतार्थी। विलोम का पर्यायवाची क्या होता है? विपरीतार्थी। ये भी आपको याद रखना है। रेखांकित शब्द हो, उस शब्द का विलोम शब्द का प्रयोग करके आपको इस स्थान की पूर्ति करनी है। बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। रेखांकित भाग कौन है? स्याह। आपको इस स्याह का जो विलोम होगा उसी विलोम से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और विकल्प आपके पास कितने हैं? 4। श्याम, अंधेरा, काला, सफेद। स्याह का अर्थ क्या होता है? स्याह का अर्थ होता है काला। स्याह का अर्थ क्या होता है? तो स्याह का अर्थ होता है काला। अब अगर आप विकल्पों को देखते हैं तो श्याम का अर्थ भी क्या होता है? काला होता है। अंधेरा होता ही कैसा है? काला होता है। काला खुद तो अर्थ काला है ही है। एक ही विकल्प बचा, और विकल्प कौन सा बचा? सफेद। अर्थात सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। जो घनघोर अंधेरा लेकर के बादल उमड़ते हैं उनसे भारी वर्षा होती है, जबकि अगर बादल सफ़ेद हैं तो उनसे वर्षा की संभावना कम होती है। तो ये आपका प्रश्न था। अगला है, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? शब्द क्या है? सुंदरी। सुंदरी एक शब्द होता है सुंदर। सुंदरी शब्द लिंग की दृष्टि से कैसा है? लिंग की दृष्टि से है स्त्रीलिंग शब्द। सुंदर शब्द क्या होता है? सुंदर शब्द लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द है? पुल्लिंग। के लिए पर्याय आपको चुनना है। भामा, सुदर्शना, वनिता, रानी। तो रानी तो आप जानते ही हैं, रानी राजा का विलोम क्या होता है? रानी। तो ये नहीं होगा। वनिता और भामा ये दोनों ही पर्याय हैं किसके? स्त्री के। किसके पर्याय हैं? स्त्री के। भामा भी पर्याय है किसका? स्त्री का। वनिता भी पर्याय है किसका? स्त्री का। तो एक ही विकल्प बचा, और विकल्प कौन सा है? सुदर्शना। सुदर्शना पर चर्चा कर लें। मूल शब्द है शु, दूसरा शब्द क्या है? दर्शन, और तीसरा शब्द प्रत्यय जुड़ा है कौन? आ। दर्शन में आ प्रत्यय जुड़ा, इसका मतलब दर्शन के योग्य। और दर्शन भी कैसा? शु, यानी कि सुंदर। जो दर्शन में दिखने में सुंदर है वही क्या है? सुदर्शना है। और जो दिखने में सुंदर है वही तो स्त्री है, वही तो सुंदरी है। इसलिए इसका जो पर्याय होगा वो क्या हो जाएगा? सुदर्शना। अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या हैं? अच्छा, आप देखिए, आप आज चौथी शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब 4 वीडियो अगर आपने लगातार देखे हैं, प्रश्नों को लगातार अच्छे से समझा है, तो आपके मन में कम से कम ये तो जरूर आ गया होगा कि लगभग हर शिफ्ट में एक शब्द जरूर पूछा जा रहा है।
लगभग हर शिफ्ट में एक मुहावरा या लोकोक्ति जरूर आ रहा है। पैराग्राफ तो टेम्परेरी आ ही रहे हैं, तो आपको मुहावरे, लोकोक्ति, एक शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, जो आपके जीवन में भी काम आते हैं और परीक्षा में आपको अंक भी प्राप्त करते हैं। स्त्री जिसका नहीं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? अवीरा, सधवा, कबीरा, विधवा। तो शब्द वो क्या होता है? अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो शब्द क्या होता है? अवीरा। अब देखो, इसी से रिलेट करके हम आपको एक शब्द बताएंगे जो शब्द आप तुरंत समझ जाएंगे। शब्द क्या है? आप शब्द है आवारा। शब्द क्या है? आवारा। शब्द क्या है? वो शब्द है आपका आवारा। आवारा शब्द आप लोग सभी लोग जानते हो। जैसे इस समय इधर उधर आप देख रहे हैं, जानवर घूम रहे होते हैं, तो हम लोग सामान्य बोलचाल में कह देते हैं क्या? अरे क्यों आवारा की तरह से घूम रहे हो? भाई किसी के गुणवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है, विशेषण के रूप में, तो आप कह सकते हो अरे क्यों आवारा बन करके घूम रहे हो। तो एक शब्द क्या होता है? आवारा। इस आवारा का विलोम ही क्या होता है? अवीरा। अब चूंकि ये इसका विलोम है और ये क्या है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इसका मतलब ये है, तो फिर आवारा क्या होगा? आवारा वो होगा पुरुष, पुरुष जिसके पत्नी, जिसके के स्थान पर कर दो जिसकी पत्नी व संतान ना हो, जिसकी पत्नी व संतान ना हो, वो क्या कहलाता है? आवारा। जबकि अगर पुरुष के स्थान पर स्त्री है, स्त्री जिसकी पति और संतान ना हो, तो वो कहलाएगा अवीरा। दोनों आपस में क्या हैं? विलोम है। वैसे ही सधवा, सधवा का विलोम क्या होता है? विधवा। सधवा का विलोम क्या होता है? विधवा। सधवा क्या होता है? वो स्त्री जिसका पति जीवित हो, वो क्या कहलाता है? सधवा। वो क्या कहलाती है? सधवा। कबीरा, तो कबीरा तो शब्द कबीर से ही बना है। शब्द कबीरा ये कोई एक शब्द नहीं है। हाँ, एक शब्द विधवा जरूर है, लेकिन यहाँ आपको दूसरी जानकारी ऐड करनी है। सधवा का विलोम क्या है? विधवा। लेकिन विधवा का विलोम दो हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है? सधवा, और दूसरा क्या हो सकता है? विधुर। दूसरा क्या हो सकता है? विधुर। विधवा का विलोम सधवा भी हो सकता है, विधुर भी हो सकता है। कारण जान लीजिए, विधवा क्या होती है? जिसका पति जीवित ना हो, या जिसका पति ना हो। अब जिसका पति ना हो, और सधवा का अर्थ क्या है? जिसका पति हो, जिसका पति हो, वो क्या होगा? सधवा। तो इस आधार पर ये विलोम हो जाएगा। विधुर क्या होता है? जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ना हो। तो जिसका पति ना हो का विलोम जिसकी पत्नी ना हो से अगर करें तो भी आपस में विलोम हो सकते हैं। तो क्या कहें? सधवा का विलोम विधवा, लेकिन विधवा का विलोम सधवा और विधुर दोनों। जैसे मीठा, या आपसे कहें खट्टा, खट्टा का विलोम मीठा, लेकिन मीठा का विलोम खट्टा भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी आपको शब्द को ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। शब्द क्या है? बरसात के 4 महीने। और बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं? चौमासा। 12 मासा, 4 मासा, चौमासा, बरसात, तो क्या कहलाते हैं? चौमासा। क्योंकि बरसात के 4 महीने मिलकर ही चौमासा का निर्माण करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चौमासा में कौन सा समास है। और समास अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा आपको क्या चुनना है? बहुव्रीहि समास। क्या चुनना है? बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि समास ना दिया हो विकल्प में तो आप कह सकते हैं कौन सा समास? तो आप कह सकते हैं द्विगु समास। तो आप उत्तर दे सकते हैं कौन सा समास? द्विगु समास। चूंकि 4 महीनों का समूह चौमासा कहलाता है, लेकिन वो 4 महीने बरसात के ही होने चाहिए, तभी वो चौमासा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने हो गए, लेकिन इसको आप चौमासा नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण। यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो फिर द्विगु समास। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चौमासा। एक शब्द इसमें दिया है 12 मासा। 12 मासा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है किसमें?
बीशल देव राशों में। किसमें मिलता है? बीशल देव राशों में। लिखा किसने है इसको? लिखा है नरपति नाल ने। किसने लिखा है इसको? लिखा है नरपति नाल ने। जब आप लोग रासो साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको पढ़ने को मिल जाता है। 12 मासा होता क्या है? फिर उसको बाद इसके बाद 12 मासा पर एक रचना ही कर दी है किसने? जायसी ने। किसने कर दी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। यहाँ भी आपको मध्यकाल में भी पढ़ने को मिलता है। अब 12 मासा होता क्या है? 12 मासा क्या होता है? कोई भी नायक है, दूसरी नायिका है, दोनों के श्रृंगारिक या श्रृंगारिक में विचरण, दोनों का वर्णन किया जाए, लेकिन उसमें जो पहला माह होता है, जो पहला माह होता है उसकी शुरुआत किससे होती है? उसकी शुरुआत होती है आषाढ़ से। सामान्यतः महीनों की शुरुआत किससे होती है? श्रावण से। लेकिन यदि 12 मासा लिखा जाएगा तो उसमें पहला महीना कौन होगा? आषाढ़ होगा। उसी को कहते हैं क्या? 12 मासा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी। जीवंत थी, कवयित्री, बड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लीजिए। और इसको तो इतना याद करना है कि अगर आप नींद में हैं और आपको कोई जगाए और पूछे भैया कवयित्री लिखा है, बताओ क्या सही लिखा है, तो आप तुरंत उसको झट से बता पाएं कि कवयित्री का अगर उच्चारण ही आप गलत करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे कि वो सही है। सही वर्तनी क्या होगी कि या में छोटी ई की मात्रा लेकिन त्रा में दीर्घ ई की मात्रा। शब्द क्या होगा? कवयित्री, न कि कवयित्री। ये शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा। आपको वर्तनी भी याद रखनी है। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह आने सही है। आने, अब देखो एक मात्रा है क्या? आना। अब इस आने के बारे में भी चर्चा करेंगे। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। 12 आने सही है, 8 आने सही है, 4 आने सही है, 16 आने सही है। इसी को अगर हम आधुनिकता में लाएं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी बात कितना सही है? 100%। 100% ही कितना है? 16 आना। यानी कि 16 आना जो होते हैं वही कहलाते हैं 100%। जिसको रुपयों में बात करें तो आप कह सकते हैं 100 रुपये। इसका मतलब कि अगर 16 का आधा 8 आना आप कहते हैं तो 8 आना हो जाता है कितना? 50%, यानी कि 50 पैसे। 50 क्या? पैसे। तो 16 आना 100% बात सही होती है, इसलिए यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? 16 आने बात सही है। 4 आना क्या होगा? 25 पैसा। 12 आना क्या हो जाएगा? 75 पैसा। 8 आना क्या हो जाएगा? 50% या 50 पैसा। 16 आना 100%। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए हैं। अब देखो यहाँ फिर मुहावरा आ गया, विदेशज शब्द है, रेखांकित, दीर्घ संधि है, तत्पुरुष समास है। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। मुहावरा क्या है? मन को शांति मिलना के लिए अर्थ है कलेजा ठंडा होना, कलम तोड़ना, कली खिलना, कांटा दूर होना। कांटा दूर होना। तो मन को शांति मिलने का अर्थ है कलेजा ठंडा होना। कोई भी काम आप जब करते हैं, मान लीजिए आप अभी जब सफल होंगे तो आपके जो भी गार्जियन होंगे उनके मन को शांति मिलेगी, यानी कि उनके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी जब आप वर्दी पहन करके उनके सामने आएंगे। दूसरा क्या है? कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ है लाजवाब लिखना, बहुत ऐसा लिख देना कि उसको पढ़ करके ही मन गदगद हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि उसने कलम तोड़ दी। अगला कली खिलना, खुश होना। कली खिलना का अर्थ क्या है? खुश होना। मैं आपको देख करके हमारे मन में कलियाँ खिल गईं, खुश हो गए। और कांटा दूर होना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके रास्ते की विकट परिस्थितियां हैं उनका दूर होना कहते हैं कांटा दूर होना। अगला प्रश्न, जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल। देखो अब तक के सेट में पहला क्वेश्चन है जो कि किस संबंधी है? काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। काल संबंधी प्रश्न है।
अपूर्ण वर्तमान काल में क्या करना है? रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ है रूप प्लस अंतरण। रूप प्लस अंतरण। रूपांतरण क्या कहलाएगा? रूप प्लस अंतरण। जयेश ने खाना खाया, ये किस काल का वाक्य है? तो अगर आपने काल पढ़ा है तो पहचान सकेंगे, नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है जयेश ने खाना खाया, ये आपका सामान्य भूतकाल है। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। आपको इसमें रूपांतरित करना है किसमें? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ है काम पूरा ना हुआ हो, चल रहा हो। वर्तमान काल का अर्थ क्या है? कि वर्तमान समय में हो, यानी कि चल रहा से अर्थ है कि रहा रही होगा, और वर्तमान है इसलिए है या है जुड़ा होगा। जयेश खाना खा रहा है, तो यही वाक्य आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा अपूर्ण वर्तमान काल। शायद जयेश खाना खा रहा हो, तो ये भी आपका हो जाएगा भूतकाल का, लेकिन चूंकि शायद है इसलिए असमंजस की स्थिति है। जयेश ने खाना खाया होगा, ये भी आपका भूतकाल का है। और एक है आपका जयेश ने खाना खा रहा होगा, ये वाक्य की दृष्टि से ही अशुद्ध है। उत्तर आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्ष शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है। तो सिस्टर तो नहीं होगा, सिस्टर का अर्थ क्या हो जाएगा? बहन, जो कि लिखा गया है उच्चारण की दृष्टि से। अपेक्ष शब्द अशुद्ध है, इसलिए ये वाक्य शुद्ध नहीं होगा। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, शिष्ट की वर्तनी गलत है, इसलिए ये वाक्य भी क्या होगा? अशुद्ध होगा। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, सही वर्तनी वाला और शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा? पहला। यहाँ वाक्य शुद्धिकरण किसके आधार पर हुआ? वर्तनी के आधार पर। यानी कि एक ही प्रश्न में दो प्रश्न, एक तो आपको बतानी है वर्तनी कौन सी सही है, दूसरा आपको बताना है कि वाक्य कौन सा सही है। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेक प्लस अर्थी शब्द क्या बनता है? अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेक प्लस अर्थी। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वही कहलाता है अनेकार्थी। दीर्घ संधि का उदाहरण है। और समास की बात करें तो आप इसको कहेंगे कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अब आते हैं प्रश्न पर। मेढक, मेढक का अर्थ मेढक ही होता है। बोरा, बोरा का अर्थ बोरा ही होता है जिसमें गेहूं या धान आपके भरे जाते हैं। मोती, मोती का अर्थ मोती ही होता है। लेकिन मुद्रा के अर्थ यहाँ दो होते हैं। एक तो जैसे आपसे कहते हैं कि वो बैठने की मुद्रा में बैठे हैं, जैसे कहते नहीं कि वो श्वास मुद्रा में बैठे हैं, यानी कि जो पोजीशन होती है, जिसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? पोजीशन। वो एक तो मुद्रा होती है जिसको कह सकते हैं स्थिति। क्या कह सकते हैं? स्थिति। और दूसरा मुद्रा आपको पता है रुपया या पैसा। क्या कह सकते हैं? रुपया या पैसा। वो भी क्या होता है? मुद्रा होता है। जैसे कह दें हीरा कह दें, जवाहरात कर दें, या रुपया पैसा कह दें, वो भी क्या होती है? मुद्रा। तो अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मुद्रा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सा प्लस अर्थक। संधि कौन सी? दीर्घ संधि। जो इच्छा के अधीन है। किसके अधीन है? इच्छा के अधीन है। आंशिक, अमानत, ऐच्छिक, आशातीत। तो जो इच्छा के अधीन है वो क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ऐच्छिक का निर्माण ही होता है इच्छा प्लस इक के योग से। इक इसमें क्या है? इक है प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पीछे जुड़े। इच्छा में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाएगा? ऐच्छिक। ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छा के अधीन। आशातीत क्या होता है? आशा से अतीत। आशा प्लस अतीत शब्द क्या बनता है? आशातीत। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। और आशातीत क्या होता है? जो आशाओं से अतीत हो, बहुत दूर हो, जो पहुंच से दूर हो, उसको कहते हैं आशातीत। कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक, सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? ये भी अब तक के सेट में नया क्वेश्चन है, जो कि किससे पूछा गया है? क्रिया टॉपिक से पूछा गया है।
क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। दूसरा, इस क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है? 3 आधारों पर बांटा गया है। उन्हीं 3 आधारों में से एक आधार है कर्म के आधार पर क्रिया। उन्हीं कर्म के आधार पर क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। एक तो होती है आकर्मक और एक होती हैं सकर्मक। एक क्या होती हैं? सकर्मक। अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो क्रिया आकर्मक, अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो क्रिया सकर्मक। जैसे मैं कहूँ कि राम सो रहा है, तो बताओ अगर राम सो रहा है तो सोने का प्रभाव राम पर ही पड़ेगा या किसी अन्य पर पड़ जाएगा? राम पर ही पड़ेगा। इसका मतलब सोना क्रिया कैसी? आकर्मक। अब कहें राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है? मान लीजिए हमने कह दिया राम खेल रहा है, तो खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा है। अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो क्रिया का प्रभाव फुटबॉल पर, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिया का प्रभाव क्रिकेट पर, यानी कि खेलना क्रिया कैसी है? सकर्मक। अब विकल्प देख लेते हैं। गिरना देना, गिरना अकर्मक क्रिया है, आप गिरते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर। देना, देंगे तो कुछ ना कुछ देंगे, तो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक और ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक। प्रश्न एक बार देख लीजिए, पूछा है कि विकल्प कौन सा है जिसमें पहला अकर्मक हो और दूसरा क्या हो? सकर्मक। तो उत्तर तो आपको पहले ही बार में मिल गया। खाना क्रिया सकर्मक है लेकिन पहले अकर्मक कहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। बैठना क्रिया अकर्मक है लेकिन लेटना क्रिया भी अकर्मक है, जबकि दूसरी सकर्मक होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। कहना क्रिया सकर्मक है और सोना क्रिया अकर्मक है, जो क्रमशः आपसे पूछा है उसके अनुसार गलत है, तो ये भी नहीं। उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि है। देखो ये भी एक क्वेश्चन आया, किसके संबंध में? कारक के संबंध में। कारक संबंधित त्रुटि है, आपको वाक्य पहचानना है निम्नलिखित में से इस वाक्य को अगर सुधार दिया जाए तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो कारक पर, कारक का ही दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारकों की संख्या हिंदी में पूछी जाए तो कितनी होती है? 8 होती है। कभी स्पेशल पूछ लिया जाए कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर होगा आपका 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सभी आपके 8 कारक होते हैं। अब देखो वाक्य लिखा है सुजय राघव को पुस्तक दिया, सुजय राघव की पुस्तक दी, अशुद्ध है वाक्य। सुजय राघव की पुस्तक दिया, अशुद्ध है वाक्य। सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, अशुद्ध है वाक्य। सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये वाक्य शुद्ध है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं। ये हैं आपके सम, हमने इस पर चर्चा की है, सम श्रुति भिन्नार्थक, सम श्रुति भिन्नार्थक, भिन्नार्थक। सम का अर्थ है समान, श्रुति का अर्थ है सुनने में, भिन्न का अर्थ है भिन्न होंगे, अर्थक का अर्थ है अर्थ के आधार पर। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे होंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे वही कहलाते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक। अब आपसे कहा है इन दोनों के अर्थ क्रमशः होंगे शापित सात, नापित सापित, शुभ लाभ 2 बार साथ साथ। जो ये शब्द है इसका अर्थ होता है शापित, जो जिसके ऊपर साप हो वो क्या कहलाता है? शापित। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है 7 संख्या में। तो आंसर क्या हो जाएगा? शापित और 7, पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। एक शब्द इसमें आया है नापित। नापित शब्द कैसा है? नापित शब्द है तत्सम। कैसा शब्द है? तत्सम, अर्थात संस्कृत का जिसका तद्भव होता है। तद्भव क्या होता है? नई। नापित का क्या होता है? नई। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? गोबर को। गोबर तो सब लोग जानते हैं।
उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। अच्छा, कोई एक शब्द के बदले अगर दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको कह सकते हैं कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। भाई एक शब्द के बदले अगर दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो अर्थ तो वैसा ही दे रहा होगा, और अगर वैसा ही अर्थ दे रहा होगा तो उसको कहेंगे समानार्थी शब्द। और समानार्थी का समानार्थी क्या होता है, पर्यायवाची। अब गोबर के स्थान पर कुसुम, अक्षत, तुलसी, गोमय, तो गोबर का जो शब्द होता है समानार्थी वो क्या होता है, गोमय। अब देखो इसमें भी दो प्रश्न है। गोबर शब्द कैसा है, गोबर शब्द है तद्भव। गोबर शब्द कैसा है, तद्भव। गोमय शब्द कैसा है, गोमय शब्द है तत्सम। तो आपसे इसी में प्रश्न पूछ सकता था कि बताओ गोबर का तद्भव क्या होगा, गोमय होगा। गोबर का पर्यायवाची क्या होगा, गोमय होगा। और गोबर के बदले में आप कौन सा पद प्रयोग कर सकते हैं तो भी उत्तर क्या होगा, गोमय होगा। अब कुसुम क्या होता है, तो कुसुम शब्द पर्यायवाची होता है किसका, पुष्प का या फूल का। अक्षत, अक्षत एक शब्द होता है, अन्न एक अन्न होता है, अन्न जो पूजा में प्रयुक्त हो, जो पूजा में प्रयुक्त हो। आपने देखा होगा कि मस्तक पर जो आप अन्न लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अक्षत। चावल होते हैं उसमें और भी सामग्री मिक्सचर होती है, उसको कहते हैं क्या, अक्षत। तो ये वही अक्षत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर वही है। आपको यहाँ दिख रहा है 16 से 20 तक के प्रश्न है, इसका मतलब 16 नंबर ये है, 17 ये है, 18 ये है, 19 ये है और 20 कौन है, ये है। ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको अलग अलग बार बार स्लाइड आगे बढ़ने की चेष्टा ना करनी पड़े, एक ही बार में आपको मिल जाता है और आप पूरे पैराग्राफ का भाव भी समझ पाते हैं। पढ़ते हैं। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, नगर है, देश है, राज्य है। तो भारत कृषि प्रधान क्या है, देश है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता व्यवसाय, खेती, खेल और उसके बाद क्या लिखा है, ये यहाँ की अधिकांश जनता करती है, क्या करती है, खेती करती है। यहाँ की अगर कृषि प्रधान होगा तो अधिकांश जनता खेती ही करेगी, सामान्य बात है, खेती करती है। कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी शहरों, विश्व, गांवों, देश, तो जो आपके कृषक हैं वो आज भी कहाँ, गांवों में, आज भी कहाँ, गांवों में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरे देशों, भूमि, खेतों, शहरों, तो गांव को छोड़ करके आदमी कहाँ आएगा, शहर में आएगा। तो छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है। फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी पूछताछ, देख-रेख, खेती, खाद्यान्न, तो क्या होती है, खेती होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी गांवों में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी खेती होती है। ये आपके थे पैराग्राफ, जो कि 1 फरवरी को चौथी पाली में आपका पेपर हुआ था, उसके 20 प्रश्न थे। आपने प्रश्नों को देखा, प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका देखा और उसके साथ और कौन कौन से नए प्रश्नों को हम जोड़ करके याद रख सकते हैं ये भी आपने समझा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।